हाँ जी, तो पीएनसी में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज n-sided polygon. Find number of, first part, diagonals, second part, triangles made by using the vertices of polygon. तीसरा, triangles made by using the vertices of polygon such that it has exactly one side common with side of polygon. Fourth part, triangles using the vertices such that it has exactly two side, है ना, या पहले लिख लो टू साइड, फिर लिख लिया वन साइड कॉमन, और अगला ट्रायंगल्स विच हैज नो साइड कॉमन। ठीक है, ये सभी तरह के क्वेश्चन अपन इन जनरल कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो देखो, कोई पॉलीगन है एन साइड का, है ना, जैसे मान लो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, सात साइड, इस तरह से बस ऐसे करके हमने छोड़ दिया, है ना। भाई एन साइड है तो एन बना थोड़ी सकते हैं, एन कितने हैं हमें क्या पता। तो जैसे मान लो इसको मैंने बोल दिया वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5, वर्टेक्स 6, वर्टेक्स 7, इस तरह से। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एन हो जाएगा। भाई एन साइड का पॉलीगन है तो एन वर्टेक्स होंगे। नाउ डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल क्या होता है पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। जैसे अपन इसकी बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो कोई भी दो वर्टेक्स को मिला दो जो एडजेसेंट ना हो, एडजेसेंट मतलब एक साथ साथ वाले ना हो, क्योंकि अगर उनको मिलाओगे तो साइड आ जाएगी, और उसके अलावा कोई भी दो मिलाओगे तो आपका डायगोनल आ जाएगा। जैसे मान लो पेंटागन है, पेंटागन, तो इसको मिलाया तो भी डायगोनल है, इसको मिलाया तो भी डायगोनल है, इसको मिलाया तो भी डायगोनल है, इसको मिलाया तो भी डायगोनल है। तो ये सब क्या डायगोनल कहलाते हैं। तो बेसिक चीज समझो आप, डायगोनल मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि मैं मुंह फाड़ के अगर कहूं एन में से कोई भी दो पॉइंट चुनने के तरीके कितने होंगे, NC2। अब NC2 में तो लफड़ा क्या है, हो सकता है आपने ये दो पॉइंट चुने हो, और हो सकता है आपने ये वाले दो पॉइंट चुन लिए हो सकता है आपने ये वाले दो पॉइंट चुन लिए हो। तो इसके अंदर क्या n साइड्स भी इंक्लूड हो जाएंगी? जब मैंने ये वाले दो चुन लिए होंगे, या ये वाले दो चुन लिए होंगे, या ये वाले दो चुन लिए होंगे, यस। तो n साइड्स घटा दो, तो ये प्योर डायगोनल्स आ जाएंगे। सही है। NC2 मतलब कोई भी दो पॉइंट चुनने के तरीके, उनको दो पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन आएगी। तो ये टोटल लाइनें आ गई, टोटल लाइनों में से साइड्स घटा दी, तो जो बची हुई लाइनें वो डायगोनल ही होंगी, है ना, साइड्स घटा दी। नाउ ट्रायंगल मेड बाय यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। तो एक बात बताओ, ट्रायंगल बनाने के लिए तीन पॉइंट चुनने हैं, क्या पॉलीगन के अंदर कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं क्या? भाई कोई भी तीन पॉइंट तो कोलिनियर नहीं होते ना, तो कोई दो होंगे, दो तो होंगे ही, तो इसका मतलब कोई भी तीन पॉइंट ले लो, ट्रायंगल तो हमेशा ही बनेगा। आप कोई भी तीन पॉइंट ले लो दुनिया के, देखो ये ले लिया तो भी ट्रायंगल बनेगा, ये ले लिया तो भी ट्रायंगल बनेगा,
ये ले लिया तो भी ट्रायंगल बनेगा, ये 3 ले लिए तो भी ट्रायंगल बनेगा, कोई भी ले लो, कोई भी 3 पॉइंट चुन लोगे, बिकॉज कोलिनियर नहीं होते, कोलिनियर जहां होगा वहां ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, तो कोलिनियर तो इसमें होते ही नहीं है। तो जितने तरीकों से आप 3 पॉइंट चुन सकते हो और हर एक 3 पॉइंट के सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनेगा, तो क्या NC3 इसका आंसर हो जाएगा? हाँ जी, यस सर। ठीक, चलो, तो शुरू के 2 पार्ट तो बहुत आसान से थे, वो हो गए। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे ये क्या कह रहा है कि ट्रायंगल बताओ जो इनके वर्टेक्स को यूज करके बना सकते हैं। टोटल तो NC3 है, इनमें से वो बताओ जिसकी एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन है विद साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो पहले तो इसका मतलब समझे, 2 साइड कॉमन मतलब जैसे मान लो एक तो ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, ठीक है। तो अब देखो 2 साइड कॉमन है, ठीक है, 3 साइड तो कॉमन हो ही नहीं सकती भाई, 3 साइड कॉमन ऐसे हो जाएगी तो ट्रायंगल थोड़ी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 ही साइड कॉमन हो सकती है। तो 2 साइड कॉमन है तो देखो ये एक ट्रायंगल बनता है, ये वाला एक ट्रायंगल। ऐसे ही मान लो अगर मैं आपको दूसरे रंग से दिखाऊं कि जैसे मान लो ये 2 साइड ले लिया आपने, ये 2 साइड, उसके बाद आपने कोई तीसरी साइड ले ली है, तो क्या इस ट्रायंगल की एग्जैक्टली 2 साइड विद पॉलीगन की 2 साइड के साथ कॉमन है? हाँ जी, तो ये ट्रायंगल वाला तेरे कौन सा पार्ट करवा रहे हो? सॉरी, ये तो मैं खुद ही अलग ही झांझ में गलत कर गया। जैसे मान लो ये बन गया बेटा, है ना, ये बन गया, है ना, वो तो मैं भी कुल अलग ही दुनिया में चला गया। हाँ, तो ये 2 ट्रायंगल 2 साइड कॉमन है, तो ये ट्रायंगल बना एक जिसकी 2 साइड कॉमन है पॉलीगन की 2 साइड के साथ। यस सर। तो ऐसे कितने ट्रायंगल हैं वो कह रहा है जिसमें 2 साइड तो पॉलीगन की हो, तीसरी साइड अलग हो, 2 साइड कॉमन होनी चाहिए। तो इसको अपन सोचेंगे कैसे, आप ऐसे सोचो, मैं दोबारा बना रहा हूं या दोबारा के इसी में दोबारा दिखाया तो इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको अगर जरूरत पड़े तो आप अलग अलग डायग्राम बनाना, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, एक में गुजर गुजर मत कर देना। तो देखो जैसे मान लो मैंने V1 से शुरू किया, V1 से शुरू किया तो एक V1 ले लिया, V2 ले लिया और एक ले लिया V2 V3। तो सबसे पहले मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, कौन सा ट्रायंगल, V1 V2 V3। तो क्या इसमें 2 साइड कॉमन आ रही है? अगला ट्रायंगल क्या होगा, V2 V3 V4। तो V2 V3 V4। अगला क्या होगा, V3 V4 V5, V3 V4 V5। इस तरह चलते 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 जो लास्ट ट्रायंगल होगा क्या वो ये होगा, V1 VN V2। तो VN V1 V2, ट्रायंगल VN V1 V2। उसके बाद तो वापस ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यस सर। तो आप देखो 1 2 3 से कहां तक जा रहा है, N तक। तो क्या ये N ट्रायंगल्स है ऐसे? हाँ जी, तो N ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें 2 साइड कॉमन है, सही है। यस सर। नाउ अगले पार्ट पे चलते हैं जिसमें वो कह रहा है एग्जैक्टली एक ही साइड कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना, और एक साइड वाला पार्ट करते हैं। तो सीन ऐसा होगा जैसे ये V1 V2, ये V2 V3, ये V3 V4, ये V4 V5, ये V5 V6, इस तरह से ये मान लो V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5, एक और ले लो, मान लो इधर VN ले लिया, ये है ना, VN ले लिया, ये VN-1 ले लिया, इस तरह से चल रहा है। तो सपोज मान लो मैंने एक वर्टेक्स V1 ले लिया, और मतलब एक साइड ले ली, V1 V2 कॉमन ले ली, ठीक है भाई, एक साइड कॉमन चाहिए ना आपको, तो मान लो वो साइड V1 V2 कॉमन है, सही है, ऐसे हाईलाइट कर लो चाहे तो।
V1 V2 अगर साइड कॉमन है और मुझे कौन से ट्रायंगल चाहिए जिसमें एग्जैक्टली एक ही साइड कॉमन हो, तो क्या मैं V3 को चूज कर सकता हूं क्या? तीसरा वर्टेक्स V3 को तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैंने V3 को ले लिया फिर तो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, तो वो तो दो साइड वाला आ जाएगा, तो मैं V3 को तो नहीं ले सकता। यस सर। ऐसे ही मैं V1 को भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इसको लूंगा तो भी दो साइड कॉमन वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो सपोज मैं ये कह रहा हूं अगर V1 V2 एक साइड कॉमन है, तो मेरे पास तीसरा वर्टेक्स को चूज करने का जो ऑप्शन है वो V3 और Vn तो खत्म हो गया। इफ V1 V2 is common side, then for choosing third vertex we have कितने ऑप्शन है भाई? दो तो ये ब्लॉक हो गए, दो ये कैंसिल हो गए। इसके अलावा अगर मैं ये ले लूं तो एक ही साइड कॉमन आएगी, अगर ये ले लूं तो भी एक ही साइड कॉमन आएगी, अगर ये ले लूं तो भी एक ही साइड कॉमन आएगी। तो मतलब इन चार को छोड़ के कोई भी ले सकता हूं, तो n-4 ऑप्शन है मेरे पास। हाँ जी, यस सर। तो टोटल सच ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? अगर V1 V2 साइड कॉमन है तो कितने ऑप्शन है? n-4। ऐसे ही V2 V3 होगा तो भी n-4, V3 V4 होगा तो भी n-4, V4 V5 होगा तो भी n-4, और लास्ट में V1 Vn होगा तो भी n-4। तो एक साइड के लिए n-4 ऑप्शन है, तो n साइड के लिए कितने हो जाएंगे? n इंटू n-4। हाँ जी, यस सर। तो ये ट्रायंगल्स कौन से आ गए? इस प्रकार बनाए गए ट्रायंगल जिसमें एक साइड कॉमन होगी पॉलीगन की साइड के साथ। अब तीसरा पार्ट आपसे पूछा है कि वो ट्रायंगल बताओ जिसकी कोई साइड कॉमन ना हो। वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे, सपोज मान लो ये पॉलीगन है, तो ऐसा एक ट्रायंगल लिया सपोज, ऐसा जिसकी एक भी साइड कॉमन नहीं है। समझ में आ गया? तो इसको करने का एक अपन ऑल्टरनेट मेथड सीखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन में, जिसमें ऐसी चीजें सिलेक्ट करनी होंगी सर्कल के अंदर जिसमें कंसेक्यूटिव ना हो, तो वो तो डायरेक्ट खट से आंसर आ जाएगा। अभी के लिए तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो हम ऐसे बोल सकते थे कि टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं? टोटल ट्रायंगल जो होंगे उसमें क्या क्या होगा? या तो जीरो साइड कॉमन होगी, या वन साइड कॉमन होगी, या टू साइड कॉमन होगी। तो देखो टोटल आपको पता है NC3 है, जीरो वाले हमें निकालने हैं x, वन साइड वाले ये निकाल लिए हमने n इंटू n-4, टू साइड वाले हमने निकाल लिए ये कितने n। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? NC3 माइनस n इंटू n-4, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। बस हो गया, नोट कर लो जल्दी से। बता दें? यस सर। एक पीएनसी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं चेस बोर्ड पे, है ना? चेस बोर्ड देखा है सबने? यस सर। देखा होगा, यस है ना? सर। और यस सर। कुछ लोग खिलाड़ी भी होंगे शतरंज के, है ना, जिनको खेलना आता होगा, है ना? तो वैसे ही पीएनसी में चेस बोर्ड पे क्वेश्चंस बनते हैं और कई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन पर्टिकुलरली चेस बोर्ड पे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि अपन बेसिक से लेके थोड़े से ठीक ठाक तक के अपन क्वेश्चन देख लें कि कैसे चीजों को अप्रोच किया जाता है ना? बिकॉज कोई भी नया क्वेश्चन आएगा
तो उसकी फ्रेमिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल, जैसे मैंने कल बताया कि 2 पॉइंटों को चूज करने पे एक लाइन मिलती है, तो लाइन का जो थॉट है वो आपने क्रिएट करा कि अच्छा 2 पॉइंट्स को चूज करने के जितने तरीके हैं उतनी लाइनें हैं, ऐसी कभी पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो वो घटानी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें आप ज्योमेट्री से समझ के चलोगे। ऐसी चेस बोर्ड में कोई चीज़ आएगी तो आपको पहले समझनी पड़ेगी हाँ वो चीज़ कैसे पॉसिबल होगी, ना उसको पीएनसी से कैसे रिलेट करना है। तो हेडिंग डाली चेस बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना। चेस बोर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। सबसे पहले एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सबसे शुरुआत में। सपोज एक चेस बोर्ड दे रखा है आपको, मैं साइड में बना ही देता हूँ, बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े, इसी क्वेश्चन में अपन थोड़ा देखते रहेंगे। तुम्हें बार बार बनाना पड़ेगा बिकॉज हर क्वेश्चन की प्रोसीजरिंग अलग होगी, तो तुम्हें समझने के लिए बनाना पड़ेगा। कितने डब्बे होते हैं भाई ऐसे, कितने रो कितने कॉलम होते हैं? सर 8 8। तो 8 अगर रो होते हैं तो लाइनें कितनी होती है? 9 होती होंगी। यस है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे भाई ये पहली लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9, तभी तो 8 डब्बे बनेंगे, 7 8। ये आ गई मान लो वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3, वर्टिकल 4, वर्टिकल 5, वर्टिकल 6, वर्टिकल 7, वर्टिकल 8, वर्टिकल 9। ऐसा होता है चेस बोर्ड, ठीक। 9 लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं, 9 लाइनें वर्टिकल होती हैं, इससे 8 बॉक्स ऐसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल रो बनते हैं, 8 कॉलम बनते हैं, टोटल 8/8 के 64 डब्बे बनते हैं, सबको पता है। तो इसमें मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, है ना। तो आप ये समझे पहली बात तो कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता? यस सर तो यहां ये दिमाग नहीं लड़ाना कि सिर्फ रेक्टेंगल रेक्टेंगल बताने, प्योर रेक्टेंगल नहीं पूछा, रेक्टेंगल मतलब यहां स्क्वायर इंक्लूडेड है, तो क्वेश्चन इजी है। इजी है तो पहले तो ये क्वेश्चन कुछ उस तरह का हो गया जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया था, 10 लाइनें ऐसे थी, 8 लाइनें ऐसे थी, पैरेललोग्राम बताने थे। तो मैंने कहा था पैरेललोग्राम के लिए बेसिक क्या है, कोई भी 2 लाइनें यूं ले लो और कोई भी 2 लाइनें यूं ले लो, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। यस सर ऐसे ही ये 9 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई भी 9 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, सपोज मैंने ये 2 लाइनें ले ली, ये वाली 2, और कोई भी 2 वर्टिकल ले लो, मान लो ये ले ली, तो क्या एक रेक्टेंगल बन जाएगा? यस सर तो आप ये लिख सकते हो 9c2 इंटू 9c2। अब ये लिख लेना 9c2 इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एनी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आउट ऑफ 9 लाइंस। ऐसे ये वर्टिकल लाइंस का, और इससे आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। सेकंड पार्ट, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? स्क्वायर्स, तो स्क्वायर के लिए अब आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा भाई, स्क्वायर में तो साइड बराबर बराबर होती है, तो छोटे से छोटा स्क्वायर क्या पॉसिबल है? 1/1 डायमेंशन का पॉसिबल है? यस सर है ना, 1/1 डायमेंशन का, या 2/2 डायमेंशन का, या 3/3 डायमेंशन का, 4/4 डायमेंशन का, 5/5 डायमेंशन का, 6/6 डायमेंशन का, 7/7 डायमेंशन का,
और बड़े से बड़ा 8/8 का हो सकता है कि पूरा का पूरा चेस बोर्ड एक स्क्वायर है 8/8 का। 8/8 मतलब लेंथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट क्रॉस 8 यूनिट, सही है। हाँ जी, Yes, sir. अब वन बाय वन की बात करो। 1/1 में देखो क्या कंस्ट्रेंट है। अगर मैं थोड़ा सा लाइनों को ऐसे दिखाऊं आपको कि आप अब बंद गए हो, जैसे रेक्टेंगल में क्या था, आपके पास खुला ऑप्शन था कि आप कोई भी दो लाइनें चूज कर सकते थे, कोई भी दो ये कोई भी दो ये, मतलब डायमेंशन कुछ भी हो सकता था, इतना बड़ा ऐसे रेक्टेंगल भी आ सकता था। बट स्क्वायर में आप बंद गए हो। कैसे बंद गए हो? आपको पता है कि मुझे एक यूनिट की लेंथ लेनी है, तो आपको दो कंसेक्यूटिव लाइनें ही लेनी पड़ेंगी। तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? या तो आप कहोगे मैं इन दोनों को चूज कर लूं, या आप कहोगे इन दोनों को, 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 या आप कहोगे इन दोनों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। Yes, sir. तो 8 में से कोई भी एक पेयर चूज कर लो, या तो ये दोनों, या 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 ये दोनों। ऐसे ही वर्टिकल में एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 8 ऑप्शन। इनटू 8 में से कोई भी एक चूज कर लो। तो क्या ये 64 हो गए? Yes, sir. ऐसे 2/2 का जब लोगे, दोबारा सोचना, 2/2 में भी आप अब खुले आप मुंह फाड़ के कोई भी दो लाइनें नहीं ले सकते। 2/2 में आप या तो आप ये दोनों लोगे, पहली और तीसरी, या आप कहोगे दूसरी और चौथी, तो एक के बाद ये दो, फिर आप कहोगे तीसरी पांचवी 3, फिर आप कहोगे चौथी छठी 4, फिर आप कहोगे पांचवी सातवीं 5, फिर आप कहोगे छठी आठवीं 6, फिर आप कहोगे सातवीं नौवीं 7। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? No, sir. तो 7 में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, ऐसे ही 7 में से उधर चूज कर लो। तो अब तुम समझ गए। अगले में एक और कम हो जाएगा, 6C1 इंटू 6C1, अगले में 5C1 इंटू 5C1, अगले में 4C1 इंटू 4C1, अगले में 3C1 इंटू 3C1, अगले में 2C1 इंटू 2C1, और अगले में 1C1 इंटू 1C1। बस इनको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये तो एक छोटी वैल्यू है, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 64 49 36 है ना, बट बाइनोमियल से भी सीरीज को सॉल्व किया जा सकता है। जनरल टर्म लिख के एनसीआर दोनों के पैर सेम है, जो टर्म मिसिंग है उससे एडजस्ट कर सकते हो। टाइप 3 प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो सीधा 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो 1 से लेके 8 का स्क्वायर है, तो n 8 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 17 बाई 6, तो 6 8 9 72, 12 7 84, 8 12 204 स्क्वायर आ गए। हाँ जी, क्या हो गया? Yes, sir. थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स। प्योर रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल टोटल में से स्क्वायर घटा दो, तो ये कितने आए थे? 9C2 9C2 है ना, मतलब 8 इंटू 9/2, 8 इंटू 9/2, तो 4 4 36 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 36 का स्क्वायर माइनस 204। ये प्योर रेक्टेंगल है जिसमें स्क्वायर इंक्लूडेड नहीं है, सही है। हाँ जी, Yes, sir. सही है. ठीक है, बता दें।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोबारा बना लेना चाहे तो चेस बोर्ड बनाना ही पड़ेगा, मतलब आपको हर प्रॉब्लम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड या इन हाउ मेनी वेज टू स्क्वायर्स, फोर्थ पार्ट कह लो या नेक्स्ट क्वेश्चन कह लो, जैसे मर्जी लिख लो, इन हाउ मेनी वेज टू स्क्वायर्स ऑफ 1/1, है ना, छोटा छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर उसकी बात कर रहे हैं, कैन बी सेलेक्टेड such that they are not in the same column or in same row। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो मैंने एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये वाला, उसके बाद जो दूसरा स्क्वायर सेलेक्ट करना है ना, वो ना तो इसके रो में आ सकता है ना ही इसके कॉलम में आ सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्या हो गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पहले स्क्वायर को चूज करने के कितने ऑप्शन है? 64C1, भाई 1/1 के कितने स्क्वायर है? 64 है। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फर्स्ट स्क्वायर। हाँ जी, नाउ एक अगर चूज कर लिया तो इसका रो भी ब्लॉक हो गया, आप दूसरा यहां नहीं चूज कर सकते, और इसका कॉलम भी ब्लॉक हो गया, आप यहां भी नहीं चूज कर सकते। सही है, तो कितने ऑप्शन बचे मेरे पास अब? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और 3 और 4 7 ये, इसको दो बार मत गिन लेना, तो 15 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए भाई। 64 में से 15 हटाओगे तो 649 ही बचेंगे अब। Yes, sir. और बाकी 49 में तो आप कोई भी ले सकते हो। सपोज मैंने ये चूज कर लिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे को चूज करने के कितने ऑप्शन है? 49C1। हाँ जी, Yes, sir. तो क्या ये आंसर आ गया? 64 इंटू 49। बोलो। Yes, sir. नहीं, इसमें गड़बड़ है। मैंने डे 1 पे बताया था मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर काउंट हो जाता है। तो आप खुद सोचो, कभी हो सकता है आपने पहला स्क्वायर ये चूज करा हो और दूसरा ये करा हो, और हो सकता है पहली बार में आपने ये करा हो, ये रो कॉलम कट गया हो, और दूसरी बार में ये कर गया हो, तो क्या वो दो बार काउंट नहीं हो रहा? हो रहा है सर। तो डिवाइड बाय 2, बिकॉज इन मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर काउंट्स। तो आंसर आएगा 32 इंटू 49। सही है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? देखो ये वो चीजें हैं जो दिमाग खोल देंगे। नील बट्टा सन्नाटा तो नहीं हो रहा? नो सर। नहीं सर, आ रहा है। चलो आ रहा है तो अब तुम खुद बताओ। यही क्वेश्चन है, 2 की जगह 3 स्क्वायर चूज करने हैं बस। 3 स्क्वायर्स ऑफ 1/1 लेने हैं। कोई भी दो सेम रो या कॉलम में नहीं हो सकते। नो 2 इन सेम रो और कॉलम। आंसर बता दो। तो देखो
यही प्रोसीजर है, पहला आपने चूज कर लिया, उसका गली मोहल्ला उड़ा दिया, है ना, गली मोहल्ला मतलब उसका रो कॉलम उड़ा दिया, उसके अंदर वो घर नहीं बसा सकता, गुंडा राज है उसका, वो कह रहा है दूसरे को नहीं बसाने दूंगा, ऐसे दूसरे ने यहाँ ले लिया मान लो, तो इसका भी गली मोहल्ला ब्लॉक हो गया, ये कह रहा है यहाँ पे भी नहीं लेने दूंगा, देखता हूँ कौन आता है, ये भी ब्लॉक कर दिया और ये वाला रो भी ब्लॉक कर दिया। तीसरे के लिए बचे हुए जो डब्बे हैं वो गिन लो, तो देखो 8 और 7 15 थे ये, अब ध्यान से देखो कितने एक्स्ट्रा आ गए, तो 16 17 18 ये काउंट हो चुका है, ठीक है ना, 16 17 18, उसके बाद ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, फिर ये 23, फिर ये 24, फिर 25, फिर ये काउंट हो चुके 26 27 28, तो 64 में से 28 गए तो कितने बचे, 36 बचे, 36। यस सर। तो बस पहले के लिए कितने ऑप्शन 64, दूसरे के लिए कितने ऑप्शन 49, तीसरे के लिए कितने ऑप्शन 36, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग थर्ड स्क्वायर। क्या ये आंसर सही है? नो सर। तो मल्टीप्लिकेशन काउंट है तो किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय 3। यही तो तुम गलती करते हो, 3 लोगों का ऑर्डर 3 नहीं होता, 3 फैक्टोरियल होता है। अगर मैं कहूं पहले ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी दे दो एक बार के लिए, तो ये आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज नहीं होंगे। यस सर। सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यस सर, तब आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है ये मैंने पहले बता दिया था कि ये फैक्टर समझना थोड़ा सा गले से नहीं उतरता लोगों के, तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था डे 1 पे कि देखो ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन counts the order possible between them, but we don't need it, इसलिए हमने इसे डिवाइड करा। बता दे? यस सर। यस सर। यस। नेक्स्ट पार्ट है कौन सा था ये, 5वां है क्या, जो भी है, चलो, इन हाउ मैनी, चलो 6 ले लो, इन हाउ मैनी वेज 2 स्क्वायर्स कैन बी सेलेक्टेड, such that they have same diagonal, they have same diagonal। तो मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको ना, गंदा ही होगा। ठीक है, चलो 2 स्क्वायर चूज करने हैं आपको, तो सोचो सेम डायगोनल होना चाहिए, तो कैसे कैसे हो सकता है, पर तो ध्यान दे डायगोनल क्या क्या है, इस पूरे के डायगोनल क्या क्या है, इस पूरे का डायगोनल ये हो सकता है, भाई इस एक स्क्वायर के अंदर तो 2 स्क्वायर नहीं चूज किए जा सकते, तो कम से कम ये डायगोनल हो सकता है, मतलब ये वाले 2 स्क्वायर हो सकते हैं कि इनका सेम डायगोनल है, या ये 3 का सेम डायगोनल है,
इन तीन में से मैं कोई भी दो स्क्वायर ले लूं, या तो मैं ये दो ले लूं, या मैं ये दो ले लूं, या मैं ये दो ले लूं, तो भी सेम डायगोनल आ रहा है उनका। यस सर। ऐसे ही इसका सेम डायगोनल है, इसका सेम डायगोनल है। ये अपना टेढ़ा मेढ़ा है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा तो उसकी टेंशन मत लेना। इसका सेम डायगोनल है, और इसका सेम डायगोनल है। तो देखो इसमें कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले डायगोनल में कितने स्क्वायर है, 8 स्क्वायर। इस वाले डायगोनल में कितने हैं, 7। इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2। ऐसे ही जो अगला डायगोनल होगा, अगला इसमें कितने हैं, 7 स्क्वायर। जो अगला है इसमें कितने हैं, 6 स्क्वायर। जो अगला है इसमें कितने हैं, 5 स्क्वायर। अगले में 4 स्क्वायर, अगले में 3 स्क्वायर, और अगले में 2 स्क्वायर। तो क्या सेम डायगोनल के लिए मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इन दो में से कोई भी दो चूज कर लूं, दो में से दो मतलब 2C2 कर लूं, तो सेम डायगोनल आएगा इनका, ये और ये चूज कर लूं तो। प्लस यस सर। इन तीनों में से मैं कोई भी दो चूज कर लूं, या तो ये दोनों, या ये दोनों, या ये दोनों, तो तीन में से कोई भी दो चूज कर लूं तो उनका सेम डायगोनल आएगा। ऐसे अगले 4 में से कोई भी दो यूज कर लूं तो सेम डायगोनल आएगा। अगले 5 में से कोई भी दो चूज कर लूं सेम डायगोनल आएगा। अगले 6 में से कोई भी दो चूज कर लूं सेम डायगोनल आएगा। अगले 7 में से कोई भी दो चूज कर लूं सेम डायगोनल आएगा। उसके बाद अगले 8 में से कोई भी दो चूज कर लूं सेम डायगोनल आएगा। फिर 7C2, फिर 6C2, फिर 5C2, फिर 4C2, फिर 3C2, फिर 2C2। तो इसकी जगह मैं इसको डबल कर दूं, क्या हो गया? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये अपना आंसर आ गया। इतने तरीकों से आप कोई दो स्क्वायर इसमें चुनोगे तो उसका डायगोनल सेम ही होगा दोनों का। हाँ जी, यस सर। सर इसका इंटू 2 नहीं करेंगे? वेरी गुड। इसको इंटू 2 करना पड़ेगा पूरे को। क्यों? आपने सिर्फ ये वाले डायगोनल देखे हैं, डायगोनल तो ऐसा भी होता है। तो जैसा ऐसे है वैसे ही ऐसे है, तो पूरे का क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, है ना। तो ये लिख लेना, ये इन डायगोनल्स के लिए है ये वाला 2, और जो ये वाला 2 है ये मेन डायगोनल के नीचे वाले के लिए है। तो ये कंप्लीट आंसर होगा। क्लियर? यस सर। अब अगर मान लो 2 की जगह 3 होता तो यहां 3C3 4C3 से शुरू हो जाता है, ये वाला नहीं होता, बस इतना ही फर्क पड़ना था, ये वाला रो डायगोनल कट जाता, सेम ही बात थी। ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट पार्ट, ये नोट कर लिया? यस सर। कर लिया सर। In how many ways two square can be selected such that they have exactly one vertex common? वन वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं, कितने तरीकों से दो स्क्वायर चुने जा सकते हैं?
ठीक है, तो एक वर्टेक्स कॉमन सर कैसे, मतलब शुरू में सोचते हैं ना, जब पहली बार दिमाग पर जोर पड़ता है गुनचुक्का सा हो जाता है कि अरे यार क्या मतलब कैसे करना है, हवा नहीं लग रही। हाँ, तो इतने क्वेश्चंस कराए हैं तो थोड़ा कोई दिमाग में आइडिया आ रहा है कि सब वर्टेक्स कॉमन कैसे हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है, इन दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है एग्जैक्टली। Yes, sir. या फिर ये वाला होगा, या तो मैं डिजाइन अलग दे रहा हूं ना, इसको डिजाइन अलग दे देता हूं, खड़ी लाइनें दे देता हूं, खड़ी लाइनें, ताकि आप समझ जाए। या तो ये वाला पेयर होगा या ये वाला पेयर होगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे ये समझ में आ रहा है, अच्छा 2/2 स्क्वायर के अंदर दो ऑप्शन है, तो टोटल 2/2 निकाल लो। 2/2 हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, तो 2/2 के टोटल ऑप्शन कितने थे? 49 थे। 7 × 7, वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2/2 स्क्वायर और इंटू 2 कर दो, क्योंकि एक 2/2 के अंदर दो ऑप्शन है, या तो ये दो या ये दो, तो आंसर आ गया। सर इंटू 2 क्यों किया? और आप ही देख लो ना, अब या तो ये दो लोगे या ये दो लोगे, तो हर एक में दो ऑप्शन नहीं है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलो इसी में एक अगला पार्ट, लास्ट पार्ट और कर लो, कि दो स्क्वायर चूज करने हैं ना, 2 स्क्वायर्स सेलेक्ट सच दैट एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, दोनों की एक साइड कॉमन होनी चाहिए। So 49 into 4 आएगा वो? यस सर। Sir. नहीं जी, चलो देखो इधर, अरे पहले तो आप ये देखो, एक साइड कॉमन मतलब कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सीन। So 49. इधर देख लो, इधर Yes. एक साइड कॉमन मतलब यही होगा सीन। यस सर। तो आप पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो कि पिछले में जैसे 2/2 के स्क्वायर चूज करने के तरीके थे, उसके अंदर दो ऑप्शन थे, अब इसके अंदर एक ही ऑप्शन है, तो ये क्या है, इसका साइज क्या है रेक्टेंगल का? 2/1 है। दो यूनिट ऐसे और एक यूनिट ऐसे का रेक्टेंगल है ये। यस सर। तो इसको चूज करने के कितने ऑप्शन है, पहले तो ये बताओ कितने ट्रायंगल, अगर मैं आपसे पूछूं कितने रेक्टेंगल ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसकी साइड 2 है, लेंथ ऐसे और ब्रेड्थ ऐसे 1 है, तो आप खुद सोचोगे लेंथ ऐसे 2 चाहिए, तो कितने ऑप्शन, या तो 1 या ये 2 या ये 3 या ये 4 या ये 5 या ये 6 या ये 7, तो लंबाई के लिए 7 ऑप्शन है और चौड़ाई के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है।
तो क्या 7 into 8 टोटल स्क्वायर्स, टोटल रेक्टेंगल्स पॉसिबल है ऑफ 2/1? यस सर। और जितने तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हो ऐसे, उतने ही दो तरीकों से दो स्क्वायर चुन सकते हो। अब इसके बजाय ये ऐसे भी तो हो सकता है, खड़े वाला। हाँ जी, यस सर। तो +8 into 7 मतलब टोटल रेक्टेंगल्स ऑफ साइज 1/2। आंसर आ गया 56 into 2, 112 आ जाएगा। सही है। सर जो 49 into 4 है उसमें क्या गलती हो रही थी वो बता दो एक बारी। क्या 49 into 4 कैसे आएगा? तो जैसे एक स्क्वायर है 2x2 डायमेंशन का, उसको चूज करने के मेरे पास 49 तरीके हैं और हर एक स्क्वायर में 4 टाइम्स जैसे बन रहे हैं रेक्टेंगल्स, खड़े बैठने वाले जो भी है, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट एक राइट। साइड वाले। एक सेकंड, आपने कहा कि 4 2x2 का ले लिया हमने, ठीक है। उसके अंदर एक ऑप्शन तो ये दोनों हो गए, एक ऑप्शन आप कह रहे हो ये दोनों हो गए, उसके बाद आप कह रहे हो एक ऑप्शन ये हो गया और एक ऑप्शन ये हो गया, यही कह रहे हो? यस सर। तो इसमें ओवर काउंटिंग भी तो हो रही है, ध्यान दो। मान लो आपने ये 2x2 का स्क्वायर लिया, इसके अंदर आपने एक तो ये गिन लिया ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, है ना, मैं शेड दिखा रहा हूं आपको अलग अलग, और दो आपने यूं गिन लिए, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, ठीक है। उसके बाद आप जब अगला ये वाला स्क्वायर लोगे, ये वाला 2x2 का, उसके अंदर फिर आपने एक बार यूं गिन लिया, एक बार यूं गिन लिया और एक बार यूं गिन लिया और एक बार यूं गिन लिया, तो ये वाला 2 बार काउंट नहीं कर दिया आपने, मतलब ये वाला पीस आपने इस 2x2 में भी गिन लिया, ये वाला पीस आपने इस 2x2 में भी गिन लिया, ऐसे ही ये वाला पीस आपने ऊपर वाले 2x2 में भी गिन लिया, नीचे वाले 2x2 में भी गिन लिया, तो ओवर काउंटिंग होगी, आंसर ज्यादा आएगा। ओके सर। ठीक है, सर ये जो हमने लास्ट पढ़ के इसमें तो वो ऑर्डर का चक्कर नहीं पड़ रहा। कहां पढ़ रहा है आप बताओ भाई? 2x1 ये और ये वाला 2x1 कॉमन कैसे हो सकता है? एक रेक्टेंगल की लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, एक की लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, उनमें कभी कॉमन हो सकता है क्या? नो सर। बस, तो ये चीजें देखो आपको समझ आएंगी कि थोड़ा इन्वॉल्व होके आप लर्निंग करोगे, और कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहली बार में नहीं भी आती, सोचो उस पर, ध्यान दो उस पर, है ना। घर जाके जब आप खुद से सोचते हो, चीजें कर करके देखो। अब मान लो मैंने ये चीज बोल दी कि इसमें ऑर्डर नहीं आ रहा, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है, कई लोग तो सुन के खुश हो जाएंगे, लेकिन जिनको सीखने की ललक होगी ना, और उनको अगर मेरी बात सुन के समझ में नहीं आया या मजा नहीं आया, वो खुद से बना बना के देखते हैं फिर कि मैं यार देखता हूं ऐसे कैसे, सर ने बोल तो दिया, मतलब देखूं मैं ऐसे, तो वो उनको जब तक तसल्ली नहीं हो जाती, वो फिर उनको लगता है हाँ यार ये बात है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है। तो वही तो लर्निंग है कि अगली बार से आपको पता होगा कि ऐसे में तो ऑर्डर काउंट होता नहीं, ऐसे नहीं करना, है ना। एक होता है हाँ मान लिया, दैट्स इट, है ना। उसके बाद फिर खुद का दिमाग तो लगा ही नहीं उसमें, आपने खुद से तो सीखा ही नहीं गलत क्या है सही क्या है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है सब्जेक्ट को, तो ये चैप्टर भी ऐसा ही है, आपको खुद को टाइम देना पड़ता है घर पे, तब जाके आप खुद की चीजों को और बिल्टअप कर पाते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड जो मैंने बताना है बता दिया, बट आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो डीपली या नहीं, वो आपके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, बता दें इसको। यस सर। चलो बहुत हो गए क्वेश्चन, है ना, इतने तो कराते ही नहीं, कहीं मैंने करा दिए तुम्हें, बहुत है, बाकी तो अब प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट चलते हैं अपन, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक मतलब जैसे कुछ लेटर सेम हो जाते हैं, तो जैसे चलो लिखते हैं, समझ में आ जाएगा।
परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक का मतलब है जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास 3A है, एक B है और एक C है, ठीक है। या मैं छोटे एग्जांपल से बात करूं, 2A है और एक B है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने ये पढ़ा है कि एक A1 है, एक A2 है और एक B है, कि तीनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, यही पढ़ा है हमने। तो इनके परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल है? हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। वो कैसे बनते हैं? वो हमने बना के दिखाए थे कि A1 A2B, A1 B A2, फिर A2 A1B, A2 B A1, फिर हमने कहा B A1 A2, B A2 A1। ये हमने 6 बनाए थे। लेकिन अब ध्यान दो, एक ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि A1 A2 होता तो ऐसा है, लेकिन अब क्या दोनों A है, तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी, ये A1 A2 सेम दिखने लगेंगे आपको। तो ये ऐसा दिखेगा आपको A B, ये कैसा दिखेगा A B A, ये कैसा दिखेगा A B, ये कैसा दिखेगा A B A, ये कैसा दिखेगा B A A, ये कैसा दिखेगा B A A। ये कब की कहानी है? इफ A1 और A2 सेम हो जाए। तो क्या ये जो 6 परम्यूटेशंस थे, अब उनको अलग अलग देखूंगा तो ऐसे दिखेंगे, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? ऐसे ये दोनों सेम नहीं है? ऐसे ये दोनों सेम नहीं है? तो एक्चुअल आंसर तो 3 ही आ गया। और अगर तुम टोटल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा आंसर तो 6 आएगा। तो आंसर गलत आ रहा है ना अपना। हाँ जी, यस सर। तो इसमें लॉजिक क्या है? अब मैं इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकता हूं। कैसे? लॉजिक समझो कि मान लो सारे एक जैसे नहीं है, मान इसमें 2 एक जैसे हैं, मैंने कहा मान लो दोनों अलग है, तो टोटल परम्यूटेशन कितने होते? 3 फैक्टोरियल। लेकिन हकीकत तो हम जानते हैं कि वो 2A सेम है। तो एक तरह से ये कल वाला क्वेश्चन की तरह फील लो, जैसे कल या परसों की बात है जब मैंने कहा था ऑर्डर फिक्स कर दिया कि सचिन उससे पहले खेलेगा, कोहली उससे पहले खेलेगा, फलाना उससे पहले खेलेगा, ABC में जो भी ऑर्डर फिक्स था, तो सेम उसी टाइप से लो कि A1 पहले है या A2 पहले है, या A2 पहले है या A1 पहले है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि दोनों सेम हो गए ना। A1 A2 पहले है या A2 A1 पहले है, सेम सीट पे, कोई फर्क पड़ता है क्या इनको? ऐसी मान लो पहली और तीसरी सीट पे A1 था A2 था या A2 था A1 था, डिस्टिंक्ट होते तो फर्क पड़ता, बट एक सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बस ये मैटर करेगा कि इस पोजीशन पे बैठे हैं, जैसे यहां पहली दूसरी पे बैठे हैं, यहां पहली तीसरी पे बैठे हैं, या दूसरी तीसरी पे बैठे हैं, ये दोनों आपस में तो डिस्टिंग्विश नहीं है ना, ये तो सेम है ना दोनों के दोनों। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 चीजें सेम थी वो आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकती थी? 2 फैक्टोरियल से। लेकिन अब उसकी वजह से परम्यूटेशन खत्म हो गया है, उसकी वजह से हमें नया परम्यूटेशन नहीं मिल रहा, बाकियों की वजह से मिल रहा है, उनके आपस में अरेंजमेंट की वजह से नहीं मिल रहा कि पहले A1 है या पहले A2 है, या पहले A2 है या पहले A1 है, बिकॉज अब दोनों A है। तो अगर मैं टोटल परम्यूटेशन में उन दोनों के आपस के अरेंजमेंट के परम्यूटेशन वाले जितने तरीकों से हो सकते हैं उससे डिवाइड कर दूं तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 लोग थे तो 3 फैक्टोरियल टोटल, लेकिन 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, तो क्या आंसर आ गया? 3। ये तो सही है। तो मैं इन जनरल फॉर्मूला कह सकता हूं कि इफ n ऑब्जेक्ट्स आर देयर, out of which P objects are of one kind, मतलब एक ही टाइप का। Q object are of one another kind and R objects are of one another kind,
एंड रेस्ट आर डिफरेंट, जो बचे हुए वो सारे के सारे डिफरेंट है, तो टोटल परम्यूटेशंस का फॉर्मूला जो बनेगा वो अगर सारे के सारे डिफरेंट होते तो n फैक्टोरियल होता, बट ये p लोग एक जैसे हैं, जैसे वहां 2 लोग एक जैसे हैं, यहाँ p लोग एक जैसे हैं, तो वो आपस में p फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन वो तो तब काउंट होता आंसर टोटल में जब वो p अलग अलग होते। यहां तो वो p सेम है, सारे सेम है, सब एक जैसे दिखेंगे, तो मैंने एक्चुअल में डिस्टिंक्ट मान के p फैक्टोरियल टाइम्स आंसर एक्स्ट्रा गिन लिया, तो मुझे उसे डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल आंसर, तो p फैक्टोरियल से डिवाइड। ऐसे ये q की वजह से q फैक्टोरियल परम्यूटेशन ज्यादा गिने गए, बट वो है नहीं एक्चुअल में, तो अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? सिंपल सी चीज से समझे, एकदम सिंपल एग्जांपल से। जैसे मान लो मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया, मेरे पास है ए, या ऐसे कह लूं मैं 5 ए है मेरे पास, कितने 5 ए, और मेरे पास बी कितने हैं 3, सी कितने हैं 2, और एक डी है, एक ई है, एक एफ है। तो इनके टोटल परम्यूटेशंस पूछे आपसे, सबको अरेंज करना है, टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, तो टोटल लोग कितने हैं देखो, 5 ये 3 ये 8 2 ये 10 11 12 13, तो टोटल 13 फैक्टोरियल है, लेकिन उसमें से ये 5 एक जैसे हैं तो 5 फैक्टोरियल, ये 3 एक जैसे हैं 3 फैक्टोरियल, ये 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल। बस ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, बता दे। यस सर। लिख लो, जल्दी लिख लो। जैसे तुम में से किसका नाम है कि जिसमें लेटर्स रिपीट होते हैं, कोई बड़ा सा नाम है क्या किसी का, तुम में से किसी का? सर अक्षर। सर एक आदित्य, सर 2 ही है। और बड़े वाला नाम वाला है कोई? चलो मैं अपने ही बता देता हूं, एक अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स which can be made by using all letters of mathematics। मैथमेटिक्स शब्द में जितने भी लेटर हैं सबको यूज करके टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, उस शब्द का, उस वर्ड का जो दिया गया क्वेश्चन में, उसका पोस्टमार्टम कर दो, है ना। पोस्टमार्टम मतलब पूरी चीर फाड़ कर दो कि कौन कितनी बार आ रहा है, पता कर लो, है ना। किडनियां कितनी है, ये कितना है, वैसे ही सब कि एम कितना है, एम 1 बार और 2 बार, एम कितनी बार आ रहा है 2 बार। उसके बाद ए कितनी बार आ रहा है 1 बार 2 बार तो 2 बार। उसके बाद टी कितनी बार आ रहा है 1 बार, और मैथमेटिक्स 2 बार, 2 बार आ रहा है, ये भी सर टी टी तो 2 बार ही आ रहा है सर। 2 बार आ रहा है। फिर एच कितनी बार आ रहा है 1 बार। फिर ई कितनी बार आ रहा है 1 बार। फिर आई कितनी बार आ रहा है 1 बार। सी कितनी बार आ रहा है 1 बार। एस कितनी बार आ रहा है 1 बार। टोटल लेटर गिन लो, 2 4 6 7 8 9 10 11 है क्या, कंफर्म कर लो, कई बार गलती हो जाती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। तो टोटल शब्द कितने बनेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल, ये 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल, ये 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात खोपड़ी में उतर गई आपके? यस सर। बस हो गया, और क्या इसमें कुछ नहीं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना।
words are formed using all letters of the word Mississippi, है ना? There is a word Mississippi, MISSISSIPI. Find total words if first part no restriction, second part all S are together, third part all S and all I's are together, fourth part no two I's are together, fifth part both P are together, and all I are separated. ठीक है, ये छोटे छोटे 5-4 पार्ट हैं जो अपन फटाफट कर रहे हैं. तो ध्यान दें, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई किसी तरह का लफड़ा नहीं है, टोटल वर्ड्स बता दो बस. तो पोस्टमार्टम कर लो पहले. तो M कितना 1, I कितना 4, S कितना 4, P कितना 1. मिसिसिपी, P कहां से आ गया भाई? 2 P तो है ही इसमें, लिखा है ना बोथ P आर टुगेदर. सर मिसिसिपी में डबल पी नहीं आएगा? हाँ डबल P आएगा यार, सॉरी, है ना, डबल SI डबल P आएगा, डबल PI है ना. और P भी कितने हैं 2, तो 4 4 8 2 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है. नाउ टोटल वर्ड मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 I एक जैसे, 4 S एक जैसे, 2 P एक जैसे. ये तो टोटल शब्द हो गए. अब इसमें क्या है, ऑल एस टुगेदर. यस. मैंने बताया था जब चीजों को इकट्ठा करना हो तो कौन सा मेथड काम आएगा, स्ट्रिंग मेथड. यस सर. तो चारों एस को एक रस्सी में बांध दो. इसके अलावा अपने पास क्या बचता है, एक M बचता है, 4 I बचते हैं, 2 P बचते हैं. तो 1 4 5, 5 और 2 6 और 1 7. टोटल आइटम कितने हैं, 7. यस सर. तो 7 फैक्टोरियल. लेकिन ये सातों के सातों सेम नहीं है, अलग नहीं है. ये तो एक अलग आइटम है, चलो ये एक अलग है. लेकिन 2 4 और 2 P ये तो सेम है ना, 4 I और 2 P. तो अपॉन 4 फैक्टोरियल तो I की वजह से और 2 फैक्टोरियल P की वजह से. ये तो टोटल अरेंजमेंट आ गए. यस सर. सही है. 7 नहीं 8 आएगा, 8 2 ये 4 ये 6 1 ये 7 और 1 चारों S. 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये आपस में अरेंज हो सकते हैं. तो इनके आपस में अरेंज होने का तो एक ही तरीका है, चाहे तो फॉर्मूला लगा लो. टोटल कितने, 4 फैक्टोरियल अपॉन भी 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों एक जैसे हैं. तो ये क्या लिखा है, ये 1 है 1, लेकिन फिर भी लिख लो टू अरेंजमेंट्स, इंट्रा अरेंजमेंट ऑफ S. और वो कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है. और ये इंटर परम्यूटेशन, इंटर. अगले में S और I दोनों एक साथ है, मतलब चारों S एक पैकेट में और चारों I एक पैकेट में. तो 2 पैकेट तो ये हो गए. उसके बाद 4, एक M है और 2 P है. तो 2 P और एक M 3 और एक ये 4 और एक ये 5. तो टोटल 5 फैक्टोरियल, उसमें से 2 P एक जैसे 2 फैक्टोरियल. तो ये तो इंटर हो गया, इंटर इंटू 1 S का अरेंज होने का इंटू 1 I के अरेंज होने का.
सही है? बोलो। यस सर। अगले में कह रहा है कोई दो आई साथ में नहीं आएंगे, मतलब गैप मेथड। यस सर। तो गैप में क्या करते हैं, जिनको अलग अलग करना है पहले उनको बाहर निकाल दो, फिर बाकियों को बिठा दो। तो आई को छोड़ के बाकियों को बिठा दो, तो बाकी 4s 2p और 1m, तो 7 फैक्टोरियल। उसमें से 4 एक जैसे s और 2 एक जैसे p, तो ये तो बाकियों को बिठा दिया। अब जब इन 7 4 2 6 और 1 7 लोगों को बिठा दिया तो गैप कितने बनेंगे? 8 गैप बनेंगे। यस सर। 8 में से 4 गैप चुनने हैं चारों आई को अलग अलग करने के लिए, तो 8c4 है ना, सिलेक्शन ऑफ गैप्स। और उसके बाद इंटू 1, उनको अरेंज करने का तरीका एक ही है, क्योंकि वो 4 लोग हैं, चारों एक जैसे हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 ही आएगा, है ना, अरेंजमेंट ऑफ आइस। सही है? यस सर। यस सर। अब अगले में वही कॉम्बिनेशन आ गया, P को साथ करना है, I को अलग करना है, तो जिनको अलग करना है उनको तो बाहर फेंक दो। उसके बाद 4s 1m 5 और 2p एक पैकेट के अंदर, तो दोनों p एक ही पैकेट के अंदर। ये लास्ट पार्ट का आंसर बता रहा हूं। तो टोटल कितने? 2p का एक पैकेट, 1m 2 4s 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये तो है इंटर अरेंजमेंट। अब 6 लोग जब बैठेंगे तो गैप कितने बनेंगे? 7 बनेंगे, क्योंकि दोनों पी तो साथ ही रहेंगे, वो तो एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होगा, उनके बीच का गैप नहीं काउंट करना। तो 6 लोग जब बैठेंगे तो 7 गैप होंगे। यस सर। यस 7 में से 4 सिलेक्ट कर लो आई के लिए, इंटू 1 उनके अरेंजमेंट के लिए। सही है? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।